चलो, आज साइंस की किताब का एक बहुत ही क्लासिक चैप्टर उठाते हैं, धातु और अधातु। पर इसे बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक ज़बरदस्त बहस की तरह समझेंगे। तो तैयार हो? एक मिनट सर। बहस शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। हम हमेशा रटते रहते हैं कि मेटल्स ऐसे होते हैं, नॉन मेटल्स वैसे होते हैं, पर हर नियम के ठीक बाद एक लेकिन आ जाता है, एक एक्सेप्शन। तो मेरा सवाल यह है कि क्या साइंस में नियम सिर्फ तोड़े जाने के लिए ही बनते हैं? अरे वाह, क्या सवाल पूछा है। और सच कहूं ना, तो आज की हमारी बहस का असली मुद्दा ही यही है। चलो फिर इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन जीतता है, नियम या फिर अपवाद। देखो, हमारे आसपास 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अब अगर इन सबको एक साथ समझना हो तो दिमाग चकरा जाएगा, है ना? तो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है उन्हें ग्रुप्स में बांटना। और धातु और अधातु, ये वही सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलो राउंड 1 शुरू करते हैं। यह है फिजिकल प्रॉपर्टीज का टेस्ट। देखते हैं कि हमारे बनाए हुए नियम यहां टिक भी पाते हैं या नहीं। पहला और सबसे बेसिक नियम, धातु कठोर होते हैं, मतलब हार्ड। लोहा देखो, तांबा देखो, सब हार्ड है ना? सिंपल। सिंपल बिल्कुल नहीं सर। अगर सारे धातु हार्ड होते हैं तो फिर सोडियम का क्या? वो तो इतना सॉफ्ट है कि उसे मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। और पारा, मर्क्यूरी, वो तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये कैसा नियम है जो पहले ही पॉइंट पर फेल हो गया? ठीक है, पहला पॉइंट तुम्हारा मानना पड़ेगा। चलो अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, धात्विक चमक, जिसे हम लस्टर कहते हैं। नियम यह है कि मेटल्स में एक खास चमक होती है और नॉन मेटल्स डल होते हैं। लीजिए, एक और नियम गया काम से। आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल, लेकिन उसमें तो क्रिस्टल जैसी चमक होती है। मतलब ये नियम भी 100% खरा नहीं उतरा। तुम्हारे सवाल वाकई में दमदार हैं। चलो अब मैं अपना सबसे मजबूत नियम सामने रखता हूं, कंडक्टिविटी, यानी बिजली का सुचालन। धातु बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं और अधातु नहीं। ये तो पत्थर की लकीर है। सर, हमारी पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन, जो कि एक नॉन मेटल है। फिर भी वो बिजली का बेहतरीन कंडक्टर है। तभी तो बैटरी के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। अब बताइए, इससे बड़ा अपवाद और क्या हो सकता है? मानना पड़ेगा, इस राउंड में तुम जीत गए। तुम्हारे सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं, और ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इसी का सबूत है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बना नियम काम तो आता है, पर पूरी कहानी नहीं बताता। इसका मतलब है कि असली राज कहीं और छिपा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला राउंड तो टाई हो गया, या कहो कि तुम जीत गए। अब आते हैं असली खेल पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है कि असली फर्क यहीं देखने को मिलेगा। यहां के नियम ज्यादा पक्के होने चाहिए। एक बहुत ही बेसिक नियम है, ज्यादातर मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। याद है वो एक्सपेरिमेंट जब मैग्नीशियम का रिबन हवा में एक तेज रोशनी के साथ जलता है? लेकिन सर, यहां भी तो एक लेकिन है। अगर सभी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो फिर सब एक जैसे क्यों नहीं करते? सोडियम और पोटेशियम को तो केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है, क्योंकि वो हवा में आते ही आग पकड़ लेते हैं। वहीं लोहा धीरे धीरे जंग खाता है, और सोना चांदी, उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। हैं तो सब मेटल्स, पर इतना फर्क क्यों? बिल्कुल सही सवाल। और ये कंफ्यूजन सिर्फ हवा के साथ नहीं है। जरा पानी के साथ इनका रिएक्शन देखो। सोडियम ठंडे पानी में ही धमाका कर देता है, मैग्नीशियम सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करता है, लोहा वो तो सिर्फ भाप से रिएक्ट करता है, और कॉपर, उसे तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखकर तो ये लगता है कि यहां कोई नियम कानून है ही नहीं, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, है ना? लगता तो यही है कि सब कुछ रैंडम है, पर ऐसा है नहीं। इस सारे कंफ्यूजन के पीछे एक छिपा हुआ ऑर्डर है, एक मास्टर की, जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकती है। सच में? मतलब ये सब इतना बिखरा हुआ लग रहा है। क्या कोई तरीका है, कोई रैंकिंग लिस्ट, जिससे हम इन्हें सबसे ज्यादा रिएक्टिव से सबसे कम रिएक्टिव के क्रम में लगा सकें, जिससे पता चले कि कौन ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल, और तुम्हारी उसी रैंकिंग लिस्ट को हम साइंस में कहते हैं सक्रियता श्रेणी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखो स्क्रीन पर, यही है मेटल्स का असली लीडर बोर्ड। जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो किंग है। वो अपने से नीचे वाले किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लात मार के बाहर निकाल सकता है। केमिकल रिएक्शंस की असली रूल बुक यही है।
और अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। हमने ये तो देख लिया कि धातु और अधातु एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आपस में जुड़ते ही क्यों हैं? इनकी ये दुश्मनी एक मजबूत दोस्ती में कैसे बदल जाती है? देखो, पूरी केमिस्ट्री का एक ही सुनहरा नियम है, स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनका बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह से भरा होता है। वो एकदम स्टेबल हैं, शांत हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। तो बाकी एलिमेंट्स या स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? लेन देन से, एक डील करके। जरा ऐसे देखो, सोडियम जैसा मेटल, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिससे वो देकर स्टेबल हो सकता है। और क्लोरीन जैसा नॉन मेटल, उसे अपना घर पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक देने को तैयार है, दूसरा लेने को। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, और बन गई एक परफेक्ट पार्टनरशिप। इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बने रिश्ते को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये पार्टनरशिप किसी जादू से कम नहीं है। सोचो, एक तरफ है सोडियम, एक ऐसा मेटल जिसे पानी में डालते ही आग लग जाए। दूसरी तरफ है क्लोरीन, एक जहरीली गैस। दो इतने खतरनाक एलिमेंट, पर जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा खाने वाला नमक, जिसके बिना जिंदगी का स्वाद ही फीका है। कमाल है ना? दो खतरनाक चीजों ने मिलकर कुछ ऐसा बना दिया जो हमारे लिए जरूरी है। तो इस पूरी बहस के आखिर में हम किस नतीजे पे पहुंचे? सर, अब मुझे समझ आया। नियम हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, वो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। वो हमें उस रास्ते से आगे की दुनिया दिखाते हैं। बिल्कुल सही। तो असली सवाल ये नहीं है कि नियम क्या है, असली सवाल ये है कि ये नियम टूट क्यों रहा है। साइंस की तरक्की नियमों को रटने से नहीं, बल्कि उन अपवादों के पीछे का क्यों समझने से होती है। तो अब आप लोग सोचिए, आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो साइंस के किताब के किसी नियम को खुलेआम चैलेंज कर रही है?